स्वागत है आपका द प्रिंट में। जाटलैंड यानी कि हरियाणा को जाटों का लैंड कहा जाता है और सतीश पूनिया जो खुद उस समाज से आते हैं, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और इस समय हरियाणा के प्रभारी हैं। तो सतीश जी, आपसे समझते हैं सबसे पहले कि हरियाणा में जो बीजेपी की स्थिति है आज की तारीख में, आप इस पूरे मुकाबले को कंफर्टेबल मान रहे हैं, टफ मान रहे हैं या फिर गॉन केस मान रहे हैं? देखिए, हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां किसी जमाने में ये कहा जाता था कि जहां बीजेपी की सरकार बनना ये सपने जैसा है। इसका मतलब लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हमने उस मिथक को तोड़ा है और उस मिथक को तोड़ने में देश भर का जो माहौल था, जो पार्टी का अपना संगठन था, विचार था, और इसलिए लगातार दो टर्म तक हमारी सरकार थी। एक बार पूरे बहुमत में थे, दूसरी बार हमें अलायंस करने का मौका मिला। ये बात ठीक है कि हम यहाँ पे अलायंस में लड़ते थे, कम सीटों पर लड़ते थे, उसमें जो भी हिस्सा हमें मिलता था हम लोग सरकार में शरीक हो जाते थे। लेकिन 14 से और 24 के कालखंड में पार्टी का संगठन भी नीचे तक गया, पार्टी में एक अच्छी कार्यकर्ताओं की फौज भी तैयार हुई और हमने 10 वर्षों में ठीक शासन चलाया, जिसकी चर्चा सब जगह होती है। और इसलिए जब लोकसभा का चुनाव आया और लोकसभा के चुनाव के परिणाम में पूरे देश भर में जो परिस्थितियां थी, हरियाणा में भी इस तरीके की चर्चाएं होती थी कि यहां कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। अब ये एक बड़ी चुनौती थी। फिर जो विश्लेषक थे वो स्क्रीन पर कहते थे कि हमारे बीजेपी की 2 सीटें आएंगी। करते करते हमने कांग्रेस के वेग को रोका, कांग्रेस के परसेप्शन को तोड़ा और हम लोगों ने 5 सीटें हासिल की। अब ये वैसी चीज थी कि मैं नकारात्मक कहूं तो हमारा गिलास खाली है, मैं पॉजिटिव कहूं तो हमारा गिलास आधा भरा है। और इसलिए जब मैंने असेंबली का विश्लेषण किया तो हमें 44 सीटों पर बढ़त थी। इतनी प्रतिकूलता के बाद इसमें नैरेटिव्स ऐसे शामिल किए गए जिसमें सीधे सीधे हमारे संगठन पर, विचार पर, हमारी सरकार के कामकाज पर प्रहार हुए थे। तो कुल मिलाकर मैं मानता हूं कि वो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है जिसमें ये इंडिकेशन साफ है कि हम लोग तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। न लोकसभा में कांग्रेस के प्रति लोगों का अनुराग था, न बीजेपी को उन्होंने डिस्कार्ड किया था। इसलिए मेरे जो भरोसे का आधार है वो पार्टी का संगठन है, हमारा विचार है और पिछले 10 वर्षों का सरकार का कामकाज। जब से हरियाणा बना है 1966 के बाद कोई भी तीसरी बार जो किसी सरकार को मैंडेट नहीं मिला है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो किस बिंदु पे टिका हुआ है? हरियाणा में कहते हैं कि भाई आपसे जाट नाराज है, किसान नाराज है, पहलवान नाराज है, युवा नाराज है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है किन पैरामीटर्स पे है? देखिए, कुछ चीजें तात्कालिक होती हैं और समय के हिसाब से उसका समाधान भी होता है और धीरे धीरे लोग उसको भूलते भी हैं। उससे पहले जो चीजें हुई एक्सेप्शनल थी, स्पॉन्सर्ड भी थी। मेरे ख्याल से जब किसानों की बात करें तो हिंदुस्तान की इकलौती सरकार है जिसने आजादी के बाद सबसे ज्यादा रिफॉर्म किए। खेती का बजट 1,52,000 करोड़, क्या उस बजट का लाभ हरियाणा के किसानों को नहीं मिला? फसलों की बीमा योजना, एक एक जिले में 500-500 करोड़ रुपए के क्लेम जो सीधा सीधा मिला। किसान सम्मान निधि जिसका लाभ लाखों किसानों को मिला। कुल मिलाकर हरियाणा की इस पूरी आबो हवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पूरे कमिटमेंट से काम किया। और इसलिए जब परफॉर्मेंस की जब बात आती, काउंट होती है, तो मुझे लगता है कि 10 वर्षों के बाद जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी सर चढ़ के बोलती है, आज उसका प्रभाव कहीं नहीं दिखता है। और इसलिए हमने मुद्दों के आधार पर, तर्क के आधार पर, काम के आधार पर हम लोगों के बीच में गए, हमें मैंडेट मिला। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो कही जाती हैं चीजें, यदि ये धारणा ये करेंगे कि तीसरी बार कोई सरकार रिपीट नहीं होती, तो उसका दूसरा पक्ष ये भी है कि जिसकी दिल्ली में सरकार होती है उसकी हरियाणा में सरकार बनती है। दूसरा, मुझे बहुत सारे मीडिया के साथी जब बात करते थे कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में नाराजगी है, शायद आपका अगला सवाल भी यही होता, तो मैं उससे पूछता हूं कि यदि बीजेपी की टिकट में क्रेज नहीं होता तो एक एक जगह दर्जनों एस्पायरेंट भी नहीं होते। इसका मतलब बीजेपी की टिकट के प्रति लोगों में क्रेज था। हमने जीतने वाले उम्मीदवारों पर दांव लगाया, संगठन की रचना को दुरुस्त किया और जिस तरीके से अमित शाह जी से लेकर प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पूरा एक ताना बाना बना है प्रचार अभियान का, वो हमारे लिए एक अच्छा पार्टी को मजबूत करने का कदम था, जिसका रिफ्लेक्शन चुनाव में होगा, अभियान में होगा और उसका लाभ हमें मिलेगा। आपका मेन थ्रस्ट पॉइंट इस समय क्या है? आप जनता को क्या ऑफर कर रहे हैं कि चूंकि ये कहा जाता है कि भाई 1.5 साल तक किसान वहां पे बैठे रहे धरने प्रदर्शन पे फार्म लॉ को लेके, हरियाणा में किसानों के ऊपर कई तरह के जुल्म हुए,
किसान नाराज है, अग्निवीर स्कीम की वजह से युवा नाराज है, पहलवान जब विनेश फोगट और साक्षी मलिक वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उसकी वजह से पहलवान नाराज हैं। तो आप क्या ऑफर कर रहे हैं जनता को? देखिए, मैंने कहा ना कि एकदम कुछ तात्कालिक मुद्दे होते हैं, कुछ प्रायोजित होते हैं, उसका कुछ समाधान भी होता है और कुछ समय के हिसाब से वो डाइल्यूट भी होते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा प्री मैच्योर होगा। मैं ये भरोसा दे सकता हूं आपके माध्यम से कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने मसलन एक वो लगभग इस तरीके की टैगलाइन बन गई कि बिना खर्ची और बिना पर्ची की। मैं कांग्रेस का आज मैनिफेस्टो देख रहा था, उसमें उन्हीं के लोगों के कमेंट हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम अपने घर भरेंगे, हम अपने लोगों को उपकृत करेंगे। यानी ये रिफ्लेक्शन है कि वापस यदि सरकार कांग्रेस आती है, खुदा न खास्ता, तो पर्ची और खर्ची का युग वापस आएगा। हरियाणा का कोई भी आदमी बिना किसी जाति बिरादरी के भेद के कोशिश ये करेगा, क्योंकि वो जो मॉडल है वो देश का मॉडल है जिसमें बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है कि पहली ऐसी सरकार थी जिसमें बिना खर्ची बिना पर्ची के आम आदमी की और इररेस्पेक्टिव कास्ट उसमें सब बिरादरियों को मौका मिला, गरीबों को मौका मिला। तो मुझे लगता है जो हमने किया है वही हमारी ताकत है, वही हमारी पूंजी है। सीधा सीधा फॉर्मूला है कि 10 वर्षों में मोदी जी ने हरियाणा के जनमानस में उज्ज्वला से लेकर, आयुष्मान से लेकर, आवास से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो तमाम काम किए हैं उसका सीधा सीधा प्रतिफल हरियाणा के लोगों में, हरियाणा के जनमानस में दिखता है। 10 वर्ष में हरियाणा की सरकार ने जो काम किया है, जो सहूलियतें दी हैं, जो बदल किया है, वो भी साफ दिखता है। तो हमारा एजेंडा साफ है। चूंकि आप साफगोई के लिए जाने जाते हैं, आपको लगता है कि अगर मनमोहन लाल खट्टर को पहले हटा दिया जाता, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ जम गई थी, तो बीजेपी का ज्यादा फायदा होता? क्योंकि जिन राज्यों में आपने सीएम को हटाया है, चाहे गुजरात का उदाहरण लें, उत्तराखंड का, उन सब में आपको फायदा हुआ है। तो अगर पहले हटा दिया जाता तो और ज्यादा बेहतर स्थिति होती। देखिए, राजनीति में और सामाजिक संस्थाओं में, समाज में बदलाव का कोई न कोई कारण भी होता है और उसका कोई न कोई हित होता है। माननीय मनोहर लाल जी ने, मैंने जो कहा, बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार सफलता से चलाई और सब वर्गों को अच्छे तरीके से लाभ मिला। बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो यदि समय पर अच्छे तरीके से लागू हो जाती तो उसका लाभ हरियाणा की जनता को और ज्यादा मिलता। उसमें देरी हुई, अचानक फिर चुनाव की घोषणा हो गई, नायब जी का आगमन हुआ, उनको समय कम मिला। उनका अनुभव और नायब सैनिक की जो सज्जनता और उनकी ऊर्जा है, वो कॉम्बिनेशन है हरियाणा के लिए, पार्टी के लिए, कि वो और ज्यादा अच्छे तरीके से एक अच्छी उन्होंने सरकार चलाई जिसका लाभ पार्टी को मिलेगा। तो बदलाव जो होता है वो एक आलाकमान का प्रिविलेज भी होता है, परिस्थितियां भी होती हैं, और दोनों के ही, एक के अनुभव का और एक की ऊर्जा का लाभ हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ले रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी तरह की सियासत नहीं थी। बदलाव समय की जरूरत होती है और वो यथासमय होता है, उसमें कोई बुराई नहीं होती है। अपना अपने अमित सबकी, उनका सम्मान है। आपको लगता है कि जो पहचान पत्र और वो जो इशू था आइडेंटिटी कार्ड वाला, जो हरियाणा के लिए मनोहर जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, उसको लेकर काफी लोगों को नाराजगी आई कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था जो था वो, उसमें कई सारी लैकुना थी। देखिए, नियत तो अच्छी थी, योजना भी अच्छी थी, और वो ये बात सही है कि जिस तरीके से उसमें थोड़ा सा समय का कुछ परिस्थितियों का फेर रहा, अन्यथा नियत अच्छी थी, योजना अच्छी थी और बहुत लोगों को उसका लाभ भी मिला है। ऐसा नहीं है कि उस योजना का किसी को फायदा ही नहीं मिला हो। तो मुझे लगता है कि हम तीसरी बार आएंगे और हम उसको पूरे तरीके से, जो उसकी कल्पना थी, उसको ठीक तरीके से लागू करेंगे ताकि लोगों को शिकायत नहीं रहे। अब जो अगर कास्ट कैलकुलेशन की बात करें तो जो जिस तरह से लोकसभा में हम लोगों ने ट्रेंड देखा कि 12-13% आपका वोट स्लाइड हुआ है, तो जाट वोट बैंक, दलित वोट बैंक कांग्रेस के पास में है, आप ओबीसी पे बैंक कर रहे हैं। आपको लगता है कि नायब सिंह सैनी का जो एक्सपेरिमेंट है वो सफल होगा, ओबीसी आपको पुश करेगा सत्ता तक पहुंचाने में? देखिए, मैं समझता हूं कि हम देश का भी आंकड़ा देखेंगे, हरियाणा का भी आंकड़ा देखेंगे, तो हमारे यहाँ जब मशीन पे बटन दबता है तो हर जाति बिरादरी का दबता है, कम पड़ता है, ज्यादा पड़ता है। वोट बैंक की बात तो कांग्रेस करती है कि हमारे पास इतना है, ये है। हालांकि ये दिगर बात है कि उन्होंने अपने वोट बैंक को भी कभी पोषित किया नहीं, कभी उनको सहूलियत दी नहीं, तो ये बात तो वो करते हैं। हम लोग तो सीधे तौर पर कहते हैं कि हम 36 कौम बिरादरी की हैं, हम सर्वस्पर्शी हैं, सर्वव्यापी हैं। एक एक कौम का, एक एक व्यक्ति का वोट हमारे लिए अहमियत रखता है, कोई कम देता है, कोई ज्यादा देता है, पर हर
जगह का, और जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो हम जीतते भी हैं। एक सवाल जो ये गोपाल कांडा की सीट पे जो हुआ कि बीजेपी ने वहाँ पे कैंडिडेट दिया, फिर बाद में समर्थन दिया नहीं दिया, इसको लेके कंफ्यूजन है, क्या आखिर मामला क्या है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उसके बारे में मैं किस ढंग से एक्सप्लेन करूं, लेकिन ये तय था कि एक थोड़ा सा कंफ्यूजन भी था, लेकिन पार्टी की अधिकांश इच्छा थी कि वहाँ पार्टी चुनाव लड़े। सिरसा में पार्टी का अच्छा नेटवर्क है, कार्यकर्ताओं की भावना थी, इसलिए हमने टिकट दी। बाकी का जो घटनाक्रम हुआ वो वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के कारण एकदम तात्कालिक रूप से हुआ, इतना भरी था, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता जो भी निर्देश मिलेगा उसके अनुरूप काम करेंगे। तो अब बीजेपी गोपाल कांडा को सपोर्ट कर रही है? देखिए, हमारी कोशिश रहेगी जो कांग्रेस को हराएगा उसको हम समर्थन देंगे। एक जो विनेश फोगट को लेके वो कांग्रेस में शामिल हुई हैं, और जिस तरह की उनके ऊपर कई सारे बीजेपी के लीडर ने अटैक किया कि इनका पहले से ही ये इंटेंशन था, इसलिए कांग्रेस में जाके शामिल हो गई, तो आप किस रूप में देखते हैं कि रेसलर जो ओलंपिक मेडल लेने से चूक गया, वो धरना प्रदर्शन पे बैठा और वो कांग्रेस में शामिल हो गई हैं, अब चुनाव लड़ रही हैं, तो आप इस पूरे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? इसमें मैं कुछ ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा कि अपना देश का लोकतंत्र सबको इजाजत देता है, जो विचार अच्छा लगे, जो नीति अच्छी लगे, राजनीतिक दल में जा सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं तो वो भी लड़ते हैं। तो मैं इसमें कोई किसी तरीके की टिप्पणी अब करना नहीं चाहूंगा। एक सवाल कि जो आपकी पार्टी के अंदर जो जितने सारे रेबल हुए हैं, उसमें बहुत सारे रेबल को आपने मना भी लिया है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी मैदान में उतरे हुए हैं। आपको लगता है कि ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? देखिए, मैं वही बात कहूंगा कि ये सवाल मुझे हर बार पूछा जाता है और इसका एक जवाब ये होता है कि इसका मतलब ये था कि बीजेपी में टिकट के प्रति एक आकर्षण था, इसलिए बीजेपी का वजूद साफ तौर पर दिखता है कि यदि एंटी इनकम्बेंसी होती, संभावनाएं नहीं होती, तो कोई भी बीजेपी की टिकट के लिए नहीं आता। तो पहला पॉजिटिव पक्ष तो ये कि हमारे यहाँ एक अच्छे सक्षम लोगों की थी। दूसरा पक्ष ये कि 90 सीटें हैं, 90 को ही देनी है, एक एक सीट पर दर्जन भर अच्छे एस्पायरेंट थे, उसमें 3-3, 4-4 लोग ऐसे थे जो जीतने में सक्षम थे। ये पार्टी का प्रिविलेज था, कार्यकर्ताओं की रायशुमारी थी और जो बाकी सब चीजों का भी ध्यान रखा, तो उसमें कुछ एक्सेप्शनली कुछ लोग नाराज हुए, कुछ ने पार्टी छोड़ी, लेकिन वो बहुत बड़ी संख्या नहीं थी। रेबल्स की बात करेंगे तो कांग्रेस का आंकड़ा बहुत ज्यादा है हमसे। हमने काफी चीजों को ठीक किया है, अच्छे कार्यकर्ताओं को काम पे लगाया भी है, उनको इज्जत भी बख्शी है, और जिनको जहां जाना था उन्होंने अपने हिसाब से आकलन इसका किया होगा। लेकिन ये मुझे पूरा भरोसा है कि वो यहाँ से गए भी हैं तो उनका वहां मन नहीं लगेगा, वहां उनको तवज्जो नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी ही विचारों का वो समुद्र है जो सबको समाहित करता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष, एक इसका विश्लेषण इस रूप में भी लोग कहते हैं कि जो पार्टी विद डिफरेंस थी, वहां पे डिसिप्लिन था, वो डिसिप्लिन नाम की अब की चीज नहीं रही है, या फिर कैंडिडेट का पहले जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज हो गया है। जो कई सारे स्टेट में उभर के आया कि जो विनिंग कैंडिडेट थे, बाद में पता चला कि अच्छा उसको टिकट देने में गफलत हुई तो इसलिए बगावत हो गई, रेबल खड़े हो गए। तो कहीं प्रोसेस में या फिर डिसिप्लिन की कमी हो रही है? इसकी बड़ी गहन और लंबी चर्चा और व्याख्या की जा सकती है। उसमें सीमित शब्दों में इतना ही कहूंगा कि मैं दूसरे दलों को जब देखता हूं, बीजेपी को कंपेयर करता हूं, तो हमारे यहाँ अपेक्षाकृत यहाँ डिसिप्लिन भी है, रेस्पेक्ट भी है, मानते भी हैं। अपवाद स्वरूप पॉलिटिकल पार्टी है, हम कोई भजन मंडली तो है नहीं कि हमारे कुछ भी नहीं होगा, और स्वाभाविक रूप से ऐसी कुछ इंसिडेंट्स हैं, उसको हमने अच्छी स्पिरिट से लिया और उससे आगे बढ़ के हम तो जीतने के लिए काम करते हैं। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है, जो उन्होंने वादे किए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि भाई युवाओं को इतनी रोजगार मिलेंगे, इतना वृद्ध पेंशन मिलेगा, महिलाओं को 2000 रुपये मिलेंगे। कांग्रेस इस बात के लिए बदनाम हो गई कि जैसे इसमें मैनिफेस्टो में भी 7 गारंटी दी हैं और 15 वायदे किए हैं। उनकी गारंटी और वायदे कर्नाटक में सफल नहीं हुए, हिमाचल में बहुत सारी चीजें कही, लेकिन वहां तनख्वाह नहीं है, ये वहां के जो सरपरस्त लोग हैं वो कहते हैं। तो जहां जहां उन्होंने इस तरीके के एश्योरेंस दिए हैं, उनका मॉडल विफल हुआ है। तो मैं तो कांग्रेस के बारे में एक टिप्पणी करता हूं कि उनकी जो गारंटी है वो चाइना के खिलौने की तरह है कि वो कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं है। और वायदा जो 15 किए तो वो फिल्म के गाने की तरह है कि वादा तेरा वादा और वादे पे मारा गया बंदा सीधा साधा। मुझे लगता है कि हरियाणा का, पूरे हिंदुस्तान का आदमी कांग्रेस के वायदों पर ही मारा गया है, और इसलिए उन पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई भरोसा नहीं करेगा।
अंतिम सवाल कि आपको लगता है कि हुड्डा के मुकाबले जो आपकी मुख्यमंत्री और उनकी जो अपनी लीडरशिप है वो कहीं पब्लिक परसेप्शन में कमजोर दिखती है, या फिर जो कलेक्टिव लीडरशिप है वो पुश करेगी बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में पहुंचने के लिए? अमिताभ बच्चन की सारी फिल्में हिट नहीं होती, नाना पाटेकर भी कभी कभी हिट होता है, उनकी फिल्में भी हिट होती, इसलिए ये कोई कंपैरिजन आज के युग में नहीं है। कोई जमाना था जब विरासत चली आती थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अब तो राजा पेटी से पैदा होता है। तो हरियाणा की जनता वोट की पेटी पर जिसका बटन दबाएगी वही राजा होगा, इसलिए ये कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरे ख्याल से यदि इस मामले में कोई बैरोमीटर हो तो नायब सैनी का पलड़ा ज्यादा भारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश पूनिया जी का। उन्होंने एक अच्छे नोट पे बात खत्म की कि नाना पाटेकर की फिल्में भी हिट होती है, और जिस तरह से हाल के दिनों में जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता को बीजेपी ने मुख्यमंत्री का पद दिया है वो कई राज्यों में सफल हुआ है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट, रोहतक।